आर पार में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर बात करूं उससे पहले मेरे मन में एक ख्याल है, मैं उस बारे में आपसे बात करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दीजिए। इस सवाल पर आप भी बताइए कि क्या होना चाहिए। देश इस वक्त अपनी आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मना रहा है। सरकार इस कार्यक्रम को कर रही है और पूरे देश में ये आयोजन अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं और इसी तरह का एक आयोजन आज लखनऊ में था। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर इस आयोजन का अ, मान बढ़ाया। उस आयोजन में वो शरीक हुए और ढेर सारी बातें हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से अपनी सरकार की तारीफ की, अपनी योजनाओं के बारे में बात की, ढेर सारे सवाल किए और बहुत सारी ऐसी बातें भी हुई जो शायद इस तरह के मंच से नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि इस तरह के मंचों से लोगों की बात होनी चाहिए, सियासत की बात नहीं होनी चाहिए और ख़ास तौर पे दूसरे की राजनीति को छोटा दिखाने की बात नहीं होनी चाहिए। बहरहाल आज बहुत कुछ हुआ, मैं उस पर चर्चा करूँगा, लेकिन मुझे लगता है ये सवाल बड़ा है कि ये अमृत महोत्सव पूरे देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव है और इसमें क्या सत्ता और क्या विपक्ष, सभी दलों को इसमें शामिल होना चाहिए था और सभी दलों को शामिल किया जाना चाहिए था। इस वक्त जिस पार्टी के हाथ में सत्ता है, ये आयोजन उसकी ओर से हो रहा है, लेकिन इसमें शामिल होने के लिए विपक्ष को भी तैयार किया जा सकता था, विपक्ष को भी इसमें शामिल किया जा सकता था। मुझे लगता है इसकी कोई ईमानदार कोशिश नहीं हुई है और अमृत महोत्सव को भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि वो सत्ता में है, इसलिए इस पूरे कार्यक्रम को इसने अपनी पार्टी के प्रचार का, अपनी सरकार के प्रचार का माध्यम बना दिया है। मुझे लगता है ये उचित नहीं है। आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय रखिएगा और बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ और सबसे बड़ी खबर नरेंद्र मोदी का लखनऊ आना ही है, क्योंकि लखीमपुर कांड के बाद ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ दौरा टल सकता है, क्योंकि यहाँ उसके पहले सियासत काफी गर्म हो गई थी। विपक्षी दलों ने इस पूरे मुद्दे को बड़ा मुद्दा बना दिया था। हालांकि बड़ा मुद्दा था किसानों की इस तरह से हत्या, और देखा जाए कि किसानों को, आंदोलनकारी किसानों को और विरोध करने वाले किसानों को गाड़ी से कुचलकर इस तरह से हत्या कर देना कहीं भी वाजिब नहीं है और कहीं भी जायज नहीं है। और इस पूरे घटनाक्रम में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मारे गए और इस वक्त जो माहौल बन गया है उसमें इस तरह के कार्यक्रम होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर एक शंका थी। लेकिन ये कार्यक्रम हुआ और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान विपक्ष की तो खैर गैर मौजूदगी थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे कार्यक्रम में कहीं भी विपक्ष को शामिल नहीं किया जा रहा है, विपक्ष इसमें शामिल नहीं है और ये पूरी तरह से सरकारी कार्यक्रम है। और नरेंद्र मोदी ने आकर आज जो मंच से जो बातें कही, चूंकि इस मौके पर ढेर सारे योजनाओं का लोकार्पण करना था, ढेर सारी योजनाओं का उद्घाटन करना था। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच का इस्तेमाल करते हुए उत्तर प्रदेश को एक टास्क दिया है और वो टास्क क्या है? वो टास्क है कि जिन परिवारों को घर मिले हैं, सरकारी घर मिले हैं, और उनका कहना है कि 9 लाख लोगों को घर मिले हैं और अगर 9 लाख लोग दो दो दिए जलाएंगे तो योगी आदित्यनाथ जो अयोध्या में इस बार दिवाली में 7.5 लाख दिए जलाने का अभियान चला रहे हैं, उस अभियान को वो बीट दे सकते हैं, उस अभियान से आगे निकल सकते हैं। यानी कि अगर 9 लाख परिवार जिनको योगी आदित्यनाथ ने ही मकान दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको जो मकान मिले हैं, वे सभी लोग अगर अपने घर के सामने दो दो दिए जलाएं तो इससे अयोध्या में जो 7.5 लाख दिए जलेंगे उसका एक मुकाबला हो जाएगा और वो मुकाबला में जीत जाएगी जनता। तो इस तरह की एक बात उन्होंने की। इसके अलावा उन्होंने 2017 की स्थिति का बयान किया, 2017 से पहले की स्थिति का बयान किया। आमतौर पे आजकल कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी नेता जब मंच पर भाषण करने पहुंचता है तो 3-4 मिनट के बाद ही वो 2017 के पहले की बात करने लग जाता है और प्रधानमंत्री ने भी आज वही किया। उन्होंने अपने भाषण में 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश का जिक्र किया और जो बातें कही उसमें जाहिर तौर पे वो अपनी सरकार की पीठ ठोक रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 4 साढ़े 4 सालों में चल रही है, योगी आदित्यनाथ की सरकार, उसकी पीठ ठोक रहे थे
और 2017 के पहले की सरकारों को नाकाम बता रहे थे। उन्होंने कहा कि 2017 में जो 2017 से पहले जो सरकार थी, उस दरमियान भी केंद्र से योजनाएं, घरों की योजनाएं मंजूर हुई थी। 18 लाख घरों की मंजूरी हुई थी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही, और उन 18 लाख घरों की मंजूरी के बावजूद प्रदेश में 18 घर नहीं बन सके हैं, ये बात उन्होंने कही। और भी बहुत सारी बातें कही हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने वैसे तो बहुत लंबा भाषण दिया, लेकिन उनकी कुछ खास बातें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि देश में पीएम आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं, 80% से ज्यादा घरों पर अपना हक महिलाओं का है या फिर वो ज्वाइंट ओनर है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलन बनाने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, और इसलिए हमने तय किया है कि सरकार जो आवास देगी उसका मालिकाना हक महिला को दिया जाए। हमने घरों के डिजाइन से लेकर घरों के निर्माण तक की पूरी आजादी लाभार्थियों को सौंप दी है। उनको मर्जी पड़े वैसा मकान बनाए। दिल्ली में एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके तय नहीं कर सकता कि तुम्हारी खिड़की उधर होगी या इधर होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में जो करीब करीब 3 करोड़ घर बने हैं, आप उनकी कीमत का अंदाज लगा दीजिए। ये लोग अब लखपति हैं। इस बार दीपावली में अयोध्या में कहते हैं 7.5 लाख दिए हैं, 7.5 लाख दिए का कार्यक्रम। मैं उत्तर प्रदेश को कहता हूं कि रोशनी के लिए स्पर्धा में मैदान देखे। अयोध्या ज्यादा दिए जलाता है कि ये जो 9 लाख घर दिए गए हैं, वे 9 और 18 लाख दिए जला करके दिखाएं। हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर भी हैं, और जाहिर है कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 2022 का चुनाव है, तो इसको लेकर वो उत्तर प्रदेश में आते रहेंगे। और उत्तर प्रदेश चूंकि उनका अपना चुनाव क्षेत्र भी है, वाराणसी से वो सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं, तो जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री का आना जाना आने वाले समय में लगा रहेगा। और 2022 चुनावों के पहले न जाने कितने उनके दौरे होंगे, और इसीलिए वो मंच से वो कई तरह की जो बातें करते हैं, उसमें सियासी बातें और अपने विरोधी दलों के लिए जिस तरह की बातें करते हैं वो प्रमुख रहेगी। और वो अपनी पार्टी के नेताओं को एक तरह से कुछ टिप भी देके जाते हैं, कुछ ऐसा मंत्र देकर जाते हैं जिसके आधार पर वो उनकी पार्टी के लोग विपक्षी दलों के खिलाफ में अपना मुहिम जारी रखते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी कांड को लेकर विपक्ष का विरोध जारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसे मौके पर लखीमपुर खीरी कांड के बाद किसानों की जिसमें हत्या हुई है, उसके बावजूद लखनऊ में अमृत महोत्सव मनाए जाने का विरोध किया है। उन्होंने आज एक ट्वीट किया और ट्वीट में ये कहा कि यूपी के किसानों की हत्या को लेकर पूरा प्रदेश शोकाकुल है और ये महोत्सव का समय नहीं है। बावजूद इसके लखनऊ में अमृत महोत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री की उसमें भागीदारी हुई। केंद्र से भी काफी मंत्री आए थे, प्रदेश के भी मंत्री उसमें शरीक हुए और ये कार्यक्रम पूरे अपने स्वभाव के साथ संपन्न किया गया। लेकिन इस बीच जानकारी ये है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष का विरोध पूरी तरह से अभी भी जारी है। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने आज सड़क पर उतरकर विरोध तो नहीं किया, क्योंकि उनके नेता को कल रिहा कर दिया गया था। अखिलेश यादव को थोड़े समय के लिए जो रोका गया था, उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से घटनाएं आगे बढ़ी हैं, जिस तरह से प्रियंका गांधी को अभी भी गिरफ्तार रखा गया है और उनके लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। कांग्रेसी आज सड़क पर उतरे और कुछ जगह पे ऐसी जानकारी भी आई है, ऐसी तस्वीरें भी आई है जिसमें कांग्रेसियों की पुलिस वालों से भिड़ंत हुई है, पुलिस वालों से नोकझोंक हुई है। और कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि इस मौके पर जिस तरह से कांग्रेसी चूंकि बहुत बड़े एग्रेसिव हो रहे हैं, बहुत नाराज हो रहे हैं, चूंकि उनकी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके नेता के समेत 11 लोगों की गिरफ्तारी की सूचना आई है।
जिसमें प्रियंका गांधी के साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और उसके अलावा जो उनके साथ दिल्ली से कुछ नेता आए थे, हरियाणा के नेता आए थे, वो सब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके बारे में भी स्थिति क्लियर नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद उनको जमानत मिली है कि नहीं मिली है। जैसे ही जानकारी आती है मैं इसको अपडेट करूंगा, लेकिन इस वक्त जानकारी ये है कि विपक्षी दल के नेता, खासतौर पे कांग्रेस के नेता पुलिस की हिरासत में हैं। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी आज ट्वीट करके बताया है कि वो हिरासत में हैं, उनको सीतापुर के पास कहीं रखा गया है। वहां से उन्होंने एक वीडियो जारी कर अपनी स्थिति बताई है और सरकार का जो लखीमपुर खीरी कांड को लेकर उन्होंने विरोध दर्ज कराया है और जो सवाल उठाए हैं। खासतौर पे प्रियंका गांधी देखिए इस बात को लेकर लगातार मांग कर रही है कि अजय मिश्र का इस्तीफा होना चाहिए। अजय मिश्र चूंकि उनके बेटे का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में सामने आया है लखीमपुर कांड में, और आरोप है कि उन्हीं की गाड़ी से किसानों की मौत हुई है। तो अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग कर रही है प्रियंका गांधी। और उन्होंने प्रियंका गांधी ने देखा जाए तो हिरासत में रहते हुए भी उन्होंने आज मीडिया पर लगातार सक्रिय रही, ढेर सारे चैनलों के साथ उन्होंने बातें की हैं और उन्होंने अपना पक्ष रखा है। और ये भी एक बदलाव है कि वो मीडिया के लिए उपलब्ध है और मीडिया के साथ उनका इंटरेक्शन जारी रहा। प्रियंका गांधी ने ये सवाल उठाया है कि इस वक्त विपक्षी नेताओं के आगे पीछे पुलिस लगा दी गई है, और उन्होंने नाम लिया है बाकायदा। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव, भूपेश बघेल, चंद्रशेखर आजाद, इन सबों के पीछे आगे पुलिस लगा दी गई है, उनको रोका जा रहा है, उनको जहां है वहीं रखा जा रहा है और उनको लखीमपुर जाने से रोका जा रहा है। और भूपेश बघेल तो बल्कि लखीमपुर, वो कह रहे हैं कि लखीमपुर मुझे जाना नहीं है, मैं तो प्रियंका गांधी से मिलने के लिए जाना चाहता हूँ। और बावजूद इसके उनको कहीं एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया। बाद में बहुत थी उसके बाद वो निकल पाए, लेकिन उनको एयरपोर्ट पर काफी देर तक रोक के रखा गया और उन्होंने एयरपोर्ट पर धरना भी दिया। तो ये स्थिति बनी है। तो प्रियंका गांधी ने ये सवाल उठाया है कि जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के आगे पीछे पुलिस लगा दी गई है, तो यही पुलिस लखीमपुर खीरी में क्या कर रही थी जब उनको किसानों को गाड़ियां कुचल रही थी। विपक्ष देखा जाए तो बहुत तीखे सवाल उठा रहा है और सत्ता पक्ष की ओर से इसका कोई ज्यादा जवाब नहीं आ रहा है। और देखा जाए तो सत्ता पक्ष इस तरह से विपक्ष के तमाम तरह के विरोधों को एक तरह से इग्नोर कर रहा है। और उन्होंने किसानों की कुछ बातें, कुछ मांगे जरूर मान ली है, लेकिन विपक्षी दलों के साथ किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा रही है। विपक्षी दल के नेताओं को अभी भी हिरासत में रखा गया है। प्रियंका गांधी ऑलरेडी उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और उनको आगे उनके साथ किस तरह की कानूनी कार्रवाई होगी इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने जो आज प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है और जो चाबी सौंपी है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोगों को चाबी दी गई है, उसको लेकर उन्होंने तंज किया है। उन्होंने कहा कि ये सब चुनावी स्वार्थ के लिए किया जा रहा है और आधे अधूरे जो है योजनाओं को जनता को सौंपना ये एक गलत प्रवृत्ति है। और विकास की प्रक्रिया लगातार सतत चलती रहनी चाहिए और इसके लिए सरकारों को इंतजार करना चाहिए कि जब भी कोई योजना पूरी हो जाए तभी वो जनता के हाथ में उसकी चाबी हो या जनता को सौंपा जाए। अधूरी योजनाओं को चुनावी फायदे के लिए सौंपना एक गलत प्रवृत्ति है। इस तरह का एक ट्वीट उन्होंने किया है। उन्होंने लगातार 3 ट्वीट किए हैं और सरकार की इस नीति का और प्रधानमंत्री ने जो आज इस तरह का जो एक्शन लिया है उस पर उन्होंने विरोध जताया है, विरोध दर्ज कराया है। और चलते चलते मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि अखिलेश यादव ने आज विजय यात्रा का ऐलान कर दिया है। अपनी विजय यात्रा के जरिए वो प्रदेश में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। 12 अक्टूबर को इस यात्रा की शुरुआत होगी और उन्होंने इस मौके पर एक पोस्टर जारी किया है, लेकिन उस पोस्टर में मुलायम सिंह नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव अपनी यात्रा इसी तरह की समाजवादी पार्टी क्रांति यात्रा निकाली थी 2011 में, जब वो 2012 का चुनाव लड़ रहे थे। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया था और काफी जोश खरोश के साथ समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ता उनसे जुड़े थे। इससे पहले 2001 में भी उन्होंने इसी तरह की यात्रा निकाली थी, इसका एक जिक्र है उनके इसी पोस्टर में। लेकिन इस पोस्टर में मुलायम सिंह यादव के गायब होने से उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव की इस यात्रा के प्रति पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेताओं में उत्साह है। दूसरी तरफ इसको लेकर आम लोगों में भी उत्सुकता है कि अखिलेश यादव इन यात्राओं के जरिए किस तरह से अपनी बात रखते हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी से निराश लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं वो समाजवादी पार्टी की ओर बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। ऐसे में ये लोगों को उम्मीद ये भी है
कि इस यात्रा के दरमियान अखिलेश यादव किन नेताओं को, अपनी पार्टी के किन नेताओं को आगे बढ़ाते हैं, ताकि वो लोगों को ये समझा सके, लोगों को ये दिखा सके कि उनके पास एक मुकम्मल टीम है जिसके जरिए वो उत्तर प्रदेश की योजनाओं को आगे लेकर आना चाहते हैं। 2022 के बाद वो उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर पेश करते हैं, किस तरह का रणनीति आगे रखते हैं, किस तरह के वादे करते हैं और किस तरह के अपने चुनावी अभियान को लेकर आगे बढ़ते हैं, इसको लेकर उत्सुकता है। अगर देखा जाए तो 2022 के इस चुनावी अभियान में भारतीय जनता पार्टी के बरक्स कोई बड़ा दल सामने दिखाई दे रहा है तो वो समाजवादी पार्टी ही दिखाई दे रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी को लेकर लोगों की उत्सुकता इस बात में भी है कि समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव के अलावा वो कौन से चेहरे हैं जो उनकी पार्टी का, उनके सरकार का हिस्सा होंगे और उनकी पार्टी किस रूप में अपनी योजनाओं को आने वाले समय में, अपने जो कार्यक्रमों को आगे रखती है, ये देखने वाली बात होगी। और इसको लेकर एक बड़ी उत्सुकता है जो अभी तक स्थिति क्लियर नहीं है। अखिलेश यादव ने अभी अपनी योजनाओं का खुलासा नहीं किया है कि 2022 में उनके किस तरह से कार्यक्रम होंगे, किस तरह के उनके चुनावी मुद्दे होंगे और वो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के लिए किस तरह के वादे करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह की खबर के साथ मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।